नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पांच का पंच में। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। देख रहे हैं आप INS 24/7 और इस बुलेटिन में हम आपको आज दिन भर की देश दुनिया की 5 बड़ी और अहम खबरों के बारे में विस्तार से बताएंगे, पूरे ब्रीफ से बताएंगे। पहली खबर हम आपको बताएंगे एंटी पेपर लीक बिल, जो कि आज संसद में टेबल किया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा, मंत्री हैं केंद्र सरकार में, और ये बिल कानून बन जाने के बाद जबरदस्त प्रावधान है इसमें। यदि आप पेपर लीक में अपराधी पाए जाते हैं, चीटिंग करते हुए पाए जाते हैं, तो आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है, तो आपको 10 साल तक जेल हो सकती है, आपको 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। तो पेपर लीक पर प्रभावी रोक के लिए यह बिल लाया गया है। और हम आपको दूसरी खबर बताते हैं। लाठीचार्ज को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। शीर्ष कोर्ट ने लाठीचार्ज मामले में कड़ी टिप्पणी की है, और क्या है वो टिप्पणी, ये हम आपको आगे बताएंगे। तीसरी खबर अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद नई SIT का गठन कर दिया गया है। चौथी खबर दतिया में उपचुनाव को लेकर। दतिया में दिग्गजों का प्रचार जोरों पर है। और पांचवी और अंतिम खबर स्मार्ट मीटर को लेकर है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी स्मार्ट मीटर का विरोध करने लगी है। क्या है ये पूरा मामला, आपको आगे विस्तार से बताएंगे। फिलहाल ये टीवी स्क्रीन पर आप ये पांचों खबरों को देख रहे हैं। देखिए, बिल पेश हुआ, एंटी पेपर लीक बिल, और हंगामा देखने को मिला दोनों सदनों में। और नीचे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए दतिया का दंगल। उपचुनाव है 31 तारीख को, नतीजे आएंगे 3 तारीख को, और दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों ही पार्टियां दतिया सीट जीतने में लगी हुई हैं। चढ़ावा चोरी मामले में नई SIT गठित, और इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा। ये जो बड़े विंडो में आप देख रहे हैं, जो ये पूरा मामला राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से जुड़ा हुआ है। अब लाठीचार्ज पर सुप्रीम टिप्पणी। जो आंदोलन था CJP का, उसमें पुलिस ने जो प्रदर्शन करता थे उन पर लाठियां भांजी, उस पर टिप्पणी हुई। हालांकि ये बात ध्यान रखने योग्य है कि पुलिस, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह भी विषय है कि पुलिस पर भी हमला हुआ। पांचवी खबर स्मार्ट मीटर पर रहेगी। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी स्मार्ट मीटर का विरोध कर रही है। चलिए, पहली खबर आपको बताते हैं। एंटी पेपर लीक बिल सदन में पेश कर दिया गया है। हालांकि दोनों सदनों में जमकर हंगामा देखने को मिला। विपक्ष सरकार से चाह रहा है कि प्रोटेस्ट के दौरान जो लाठीचार्ज हुआ उस पर भी बात होनी चाहिए। क्या ये पूरी खबर? एंटी पेपर लीक विधेयक लोकसभा में पेश हो गया है। विपक्ष के जोरदार हंगामे और नारेबाजी के बीच डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया है। इस बिल में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। दोषियों को 10 साल तक की जेल, भारी जुर्माने और संगठित गिरोहों पर कड़ी कार्रवाई का प्रस्ताव है। बिल में फास्ट ट्रैक कोर्ट और तेज जांच की व्यवस्था भी शामिल है। वहीं इधर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी सियासी घमासान जारी है। विपक्ष की ओर से अब पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आज भी संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा देखने को मिला है। लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से सदन की गरिमा बनाए रखने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की। उसके बाद भी हंगामा जारी रहा। विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों से कहा कि आप चर्चा नहीं चाहते। इसके बाद 5 मिनट तक हंगामा होता रहा। स्पीकर ने कहा कि मैं शाम 5 बजे तक का समय देता हूं। सरकार और विपक्षी सांसद सहमति बनाकर आए। इससे पहले लोकसभा 12 बजे, 2 बजे, फिर शाम 5 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। ऐसा ही हाल राज्यसभा का भी रहा। सदन को 2 बार स्थगित किया गया। अब आपको ये बड़ी खबर बताते हैं। देखिए,
चर्चा के बाद वोटिंग की संभावना है इस बिल पर। एंटी पेपर लीक बिल है। यदि यह बिल कानून बनता है चर्चा के बाद तो कड़े प्रावधान होंगे अपराधियों के लिए। और अभी एक खबर मिल रही है कि चर्चा के बाद वोटिंग की संभावना है आज, कल है, माफ करिए कल है। ये सूत्रों के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं। चर्चा के बाद वोटिंग की संभावना है कल से सदन चलने की संभावना है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, एंटी पेपर लीक बिल आज टेबल किया गया। इस पर चर्चा के बाद कल वोटिंग की संभावना है और लगभग अगर चर्चा होती है, वोटिंग होती है तो ये तय माना जाना चाहिए कि ये कानून बन जाएगा। सरकार के पास में आंकड़े हैं। हालांकि विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि प्रदर्शनकारियों पर जो लाठियां भांजी गई, पुलिस ने जो लाठी चार्ज किया, उस पर भी बातचीत होनी चाहिए। और इस बीच ये खबर हम आपको बता रहे हैं कि चर्चा होने के बाद कल वोटिंग संभव है। देर आए दुरुस्त आए। अभी ध्यान आया भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और इस बिल का जोरों से चर्चा हो, जो बार बार लीक होता है। बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, परेशान हो जाते हैं। कई बच्चे आत्महत्या किए या सही निर्णय हो, इस पे बच्चों का भविष्य की सवाल है। देखिए, पैदा किसने किया, ये बड़ी सवाल है कि बच्चों का भविष्य की सवाल था और बार बार पेपर लीक और कई बच्चे आत्महत्या किए। और इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार उल्टा बयानबाजी करे तो उचित नहीं है। निश्चित तौर पर बच्चों की जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिए, बच्चों की जीत हुई है, देश की जीत हुई है। मांग था बच्चों पे न्याय मिले, उनका जो अधिकार था संविधान के लिए लड़ाई लड़े और उनकी जीत हुई है। तो नीट पेपर लीक से जुड़ा मामला और उसके बाद जो प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शनकारियों पर जो लाठियां भांजी गई, उसके लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट में आज टिप्पणी सुनी गई कोर्ट की। कोर्ट ने क्या कहा यह आपको पूरा बताते हैं। तो नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर हुए प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है और सिर्फ आंदोलन करने के आधार पर पुलिस की सख्ती या बर्बर कार्रवाई को सही नहीं ठहराया जा सकता। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमले भी गंभीर चिंता का विषय है। ये नोट करने वाली बात है कि कोर्ट ने यह भी कहा है कि प्रदर्शन के समय पुलिस पर जो हिंसा हुई, इसकी तस्वीरें भी सामने आई, ये भी चिंता का विषय है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। अब सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा। इस मामले में पुलिस कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों के अधिकारों पर सबकी नजरें टिकी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में ये अहम टिप्पणी, पुलिस से मारपीट भी चिंताजनक है। हमने ये तस्वीरें तो जरूर देखी जहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के साथ में बर्बरता की, लाठीचार्ज किया, पैलेट गन इस्तेमाल करने का भी आरोप लगा। विपक्ष ने यह आरोप लगाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस के साथ जो मारपीट हुई वो भी चिंताजनक है। ये तस्वीर आप देखिए, हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया प्रदर्शनकारियों को पीछे हटाने के लिए, क्योंकि वो संसद मार्च कर रहे थे। ऐसे में पुलिस को उन्हें रोकना था। ये सही है कि पुलिस को लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमने ऐसी भी तस्वीरें देखी जहां पुलिस वालों को गंभीर चोट आई, कई पुलिस वालों को अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में भी चिंता व्यक्त की है और इसी मामले की वजह से शिक्षा मंत्री पहले जो थे धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा हो चुका है। आज इसी से जुड़ा एंटी पेपर लीक बिल टेबल कर दिया गया और उससे जुड़ी एक खबर भी है कि चर्चा के बाद इसमें कल वोटिंग की संभावना भी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है।
लाठीचार्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पुलिस कार्रवाई पर सरकार से कोर्ट ने जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों पर हमले को भी उन्होंने गंभीर बताया है। संसद मार्च के दौरान झड़प हुई थी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में। पुलिस ने लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस पर भी जो हिंसा की तस्वीरें आई हैं वो भी चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया कि ऐसे प्रदर्शन करना सबका संवैधानिक अधिकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। क्या है पूरी खबर? सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच के सामने उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष रखा। राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि मामले की पारदर्शी जांच के लिए दोबारा एसआईटी बना दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के पिछले निर्देशों का पालन करते हुए इस नई एसआईटी की कमान वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी गई है। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के मुताबिक लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है। इस 3 सदस्यीय एसआईटी में आईजी किरण एस के अलावा 2 और सीनियर आईपीएस अधिकारियों को शामिल किया गया है। इनमें अयोध्या रेंज के उप पुलिस महानिरीक्षक सोमेन वर्मा और अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर शामिल है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि वित्तीय गड़बड़ियों की जांच के लिए टीम में किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी शामिल किया जाना चाहिए। अदालत के सुझाव पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सहमति जताई और अदालत को भरोसा दिलाया कि एसआईटी में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी शामिल किया जाएगा। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि यह कहा गया है कि राज्य ने एसआईटी बनाने का आदेश जारी किया है क्योंकि जांच में फंड की हेराफेरी शामिल है। इसलिए एसजी इस बात पर सहमत हो गया कि फॉरेंसिक ऑडिट के अनुभव वाले एक ऑडिटर को भी एसआईटी के सदस्य के तौर पर जोड़ा जाएगा। ब्यूरो प्रमुख लखनऊ से टीएन मिश्रा हमारे साथ में हैं। मिश्रा जी, आपसे जानेंगे कि आज कोर्ट में क्या हुआ, सरकार ने कौन सी दलील दी, कैसे अपना पक्ष रखा और आगे कार्रवाई कैसे होगी? देखिए, अभी क्या है, जो एसआईटी का गठन किया गया है इसको लेकर के सरकार ने जो अपना पक्ष तरफ दिया कि हाँ, जो हमने एसआईटी दूसरी पुनर्गठित कर दी है, 2 आईपीएस अफसर इसमें और जोड़ दिए हैं और अब एसआईटी एक बेहतर जांच करेगी। लेकिन अभी जो पहली एसआईटी बनी थी उसकी जांच की रिपोर्ट को भी, सेकंड स्टेप की रिपोर्ट को भी जो सार्वजनिक नहीं किया गया। पहले फर्स्ट स्टेप की रिपोर्ट आई थी, सेकंड स्टेप में तो सरकार ने इसी बीच में दूसरी कर दिया। अब कार्रवाई जो कोर्ट मांग रहा है कि कोर्ट सारे तथ्य मांग रहा है, अब तक क्या क्या एक्शन किया गया, कितनों पर एक्शन किया गया और क्या क्या कितना बरामदगी हुई, किस तरह बरामद हुआ, तो कोर्ट जो पूछ रहा है सरकार उस तरह से जवाब नहीं दे पा रही है जो कोर्ट मांग रहा है। तो अब एसआईटी क्या जांच करती है, सेकंड स्टेप कैसे चलती है, ये एसआईटी जो नई पुनर्गठित हुई है, अब उसके अनुसार जब रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल है कि कोर्ट अभी सेटिस्फाइड नहीं है कि हाँ, जो है कि जो जवाब दिया गया है एसआईटी की रिपोर्ट जो आई है अभी तक जो प्रस्तुत किए तथ्य में, तो कोर्ट अभी इससे और कह रहा है, विस्तृत जानकारी मांग रहा है। जी बिल्कुल, तो कोर्ट ने और जानकारी मांगी है। जांच पर स्टेटस रिपोर्ट करने के निर्देश कोर्ट ने दिए हैं। जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद टीएन मिश्रा जी आपका। तो दतिया में उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार तेज हो गया है। कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बड़े बड़े दिग्गज दतिया पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी रोड शो करने वाले हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत कई दिग्गज इस रोड शो में मौजूद रहेंगे। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता भी दतिया में डेरा डाले हुए हैं। आजाद समाज पार्टी का रोड शो भी हुआ। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, दतिया में चुनावी रण सज गया है। प्रचार प्रसार अपने अंतिम चरण में है। देखिए, दोनों ही पार्टी के नेताओं ने
कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो, चाहे जीतू पटवारी हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, सभी ये बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं और दोनों ही पार्टियां दतिया जीतना चाहती है। आशुतोष तिवारी भारतीय जनता पार्टी से भाजपा के उम्मीदवार हैं, घनश्याम सिंह कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो ये आशुतोष तिवारी वर्सेस घनश्याम सिंह। 30 जुलाई को मतदान होना है और 3 अगस्त को इसके नतीजे आएंगे। इसके पहले जब वहां चुनाव हुए थे तो कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हुई थी। हालांकि उस चुनाव को शून्य घोषित कर दिया गया और उसके बाद उपचुनाव का ऐलान हुआ जो कि 30 तारीख को है। मतदान होगा 30 तारीख को और 3 तारीख को नतीजे आएंगे। ऐसे में जितने बड़े नेता हैं दोनों ही पार्टी के पूरी ताकत झोंक दी है और ये खबर है कि खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मैदान में उतरने वाले हैं, रोड शो करने वाले हैं। प्रचार प्रसार अपने अंतिम दौर में है। दतिया में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। बड़े नेता मैदान में हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी रोड शो करने वाले हैं। ये देखिए, और इस रोड शो में प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हेमंत खंडेलवाल वो भी मौजूद रहेंगे। प्रवीण सिंह परमार बतौर संवाददाता हमारे साथ में दतिया से हैं। प्रवीण, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी रोड शो करने वाले हैं और अगर जमीनी हकीकत आपसे जानना चाहें तो किसके पक्ष में ये चुनाव जाता दिख रहा है और कौन से बड़े नेता जो हैं वो आने वाले हैं प्रचार प्रसार करने के लिए? प्रवीण, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल, हम प्रवीण से दोबारा संपर्क करने का प्रयास करेंगे। लेकिन देखिए आप, दतिया में चुनावी रण सज गया है, बड़े नेता मैदान पर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद रोड शो करने वाले हैं और हेमंत खंडेलवाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वो भी इस रोड शो में शामिल होंगे। और जीतू पटवारी की बात करें तो गांव-गांव वो घूम ही रहे हैं। चलिए, तो पांचवी और अंतिम खबर के बारे में बात करेंगे। स्मार्ट मीटर और बढ़ते बिजली बिल के दाम को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत बढ़ गई है। कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार को घेर रही है। क्या है पूरी खबर, ये आपको बताते हैं। राजधानी रायपुर में प्रदेश भर के करीब 5000 विद्युत मीटर रीडर एक दिन की हड़ताल पर रहे और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मुख्यालय के सामने उन्होंने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर के कारण उनकी नौकरियां खतरे में हैं। आंदोलन को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का समर्थन मिला। वहीं कांग्रेस ने राजीव गांधी चौक पर उपभोक्ताओं के साथ धरना देकर स्मार्ट मीटर हटाने और पुराने मीटर दोबारा लगाने की मांग की। तो स्मार्ट मीटर और बढ़ते बिजली बिल को लेकर के सियासत हावी है। और इसी खबर पर मोहम्मद हसन हमारे सहयोगी हमारे साथ में हैं। हसन, आपसे जानेंगे कि आखिर स्मार्ट मीटर रीडर जो हैं उन्हें क्या समस्या हो रही है और वो क्यों आंदोलनरत है और विपक्ष इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से भुना रहा है? बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ में बढ़ते विद्युत दर यानी कि बिजली बिल के बढ़ते दाम और इसके अलावा जो स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं इसको लेकर के लगातार कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन कर रही है। राज्य सरकार के खिलाफ लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर दिखाई दे रहा है। सियासी बयानबाजी से लेकर के सड़कों तक इसका प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। अलग अलग विद्युत कार्यालयों का भी घेराव अब तक कांग्रेस कर चुकी है। आज भी एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया था जहां पर एक दिवसीय स्मार्ट मीटर हटाने को लेकर के कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। साथ ही आम नागरिकों से स्मार्ट मीटर हटाने के लिए आवेदन
भी कांग्रेस ने भराए हैं। वहीं दूसरी ओर अब जो इन मीटर की रीडिंग लेते थे, यानी कि मीटर रीडिंग लेने वाले कर्मचारी, वो भी अब कहीं ना कहीं सड़कों पर उतर गए हैं और प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए। दरअसल जो मीटर लगाए जाते हैं विद्युत के, उसको रीडिंग करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है, लेकिन स्मार्ट मीटर लगने से जो मीटर रीडिंग करने वाले कर्मचारी हैं, इनका रोजगार कहीं ना कहीं अब इन पर खतरा जो है वो मंडरा रहा है इनकी नौकरी पर, क्योंकि स्मार्ट मीटर में किसी प्रकार की रीडिंग लेने की आने वाले समय में आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसे खुद ही जो है प्रीपेड तरीके से रिचार्ज कर लिया जाएगा, यानी कि जो रीडिंग के लिए जो एक एक घरों तक जो रीडर्स जाते थे, उनकी आवश्यकता पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। यही कारण है कि प्रदेश भर के 5000 से ज्यादा जो विद्युत रीडर्स कर्मचारी हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। इसी को लेकर के आज तमाम जो विद्युत रीडर्स हैं, मीटर रीडिंग करने वाले लोग हैं, 5000 से अधिक की संख्या में राजधानी रायपुर में डगनिया के जो मेन विद्युत दर का ऑफिस है वहां पर एक बड़ा प्रदर्शन किया और उनकी ये मांग है कि पुराने मीटर्स लगाए जाए, अर्थात स्मार्ट मीटर की वजह से उनकी नौकरी भी खतरे में पड़ जाएगी। और दूसरी ओर जहां पर जो बिजली बिल लगातार बढ़ते जा रहा है, विद्युत दर महंगा होते जा रहा है, ऐसे में जब वो रीडिंग लेने भी जाते हैं तो आम नागरिक जो है उन्हें बुरा भला कहते हैं। कुल मिलाकर के एक और जहां पर स्मार्ट मीटर का विरोध विपक्ष कर रहा है, बिजली दरों का जो बढ़ते बिजली दर है उसका विरोध विपक्ष कर रहा है, दूसरी ओर अब जो विद्युत दर के रीडर्स हैं उनकी नौकरी खतरा मंडराने के बाद वे भी लोग जो है वो सड़कों पर आ गए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। हसन, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आपको पांचवी खबर बताएंगे। ये खबर कटनी से है। कटनी में इंजीनियरिंग का एक ऐसा उदाहरण जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। यहां ऑटोमेटिक ग्रेविटी फ्लो जल सुरंग जो देश की सबसे लंबी है वो बन करके तैयार है, जिससे आने वाले समय में विंध्य और महाकौशल क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी। रिपोर्ट देखिए। एक 120 फीट नीचे विशाल चट्टानों को चीरती हुई लगभग 12 किलोमीटर लंबी यह जल सुरंग सिर्फ कंक्रीट और मशीनों का ढांचा नहीं, बल्कि विंध्य और महाकौशल के लाखों किसानों की उम्मीदों की नई राह है। कटनी के सलीमनाबाद में बनी ये सुरंग बरगी परियोजना के तहत नर्मदा का पानी बिना पंप के गुरुत्वाकर्षण के सहारे सोन नदी बेसिन तक पहुंचाएगी। इससे जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना के करीब 1450 गांवों की 2,45,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को स्थायी सिंचाई मिलेगी। ये देश की सबसे लंबी ग्रेविटी फ्लो जल सुरंगों में से एक मानी जा रही है। लेकिन ये वाकई विज्ञान का नया चमत्कार हुआ कि नर्मदा जी अपने खंबात खाड़ी के परंपरागत क्षेत्र को छोड़ करके विंध्य की वैली में आज अपने प्रवास से सोन नदी के अंचल को भी हरा भरा करेंगे। यहाँ के किसानों को, यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के उद्योगपतियों को क्षेत्र के लिए एक नया वरदान मिलने वाला। और इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए मैं पुनः हमारे भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि डिस्चार्ज से सतना के अंदर भी 1,04,970 हेक्टर, मेहर में 54,227 हेक्टर, कटनी जिले की 21,823 हेक्टर, रीवा जिले की 3,532 हेक्टर और पन्ना जिले की 448 हेक्टर। इस प्रकार से 1,85,000 हेक्टर कमांड एरिया में ये सिंचाई की सुविधा मिलेगी। सरकार का दावा है कि नर्मदा का पानी पहुंचने से इस इलाके में खेती की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। जहां आज किसान बारिश पर निर्भर हैं, वही भविष्य में साल भर खेती संभव होगी। इससे फसल उत्पादन बढ़ेगा, किसानों की आमदनी में इजाफा होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। करीब 1,600 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना में केंद्र सरकार का भी आर्थिक सहयोग रहा। विशेषज्ञों के मुताबिक सुरंग को इस तरह तैयार किया गया है कि यह करीब 100 वर्षों तक सुरक्षित रहेगी और बड़े भूकंप का भी इस पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब संकल्प बड़ा होता तो परमात्मा का आशीर्वाद भी हरा भरा करता है, आनंद से सराबोर करता है। और मन की पवित्रता से किए गए काम में हमको निश्चित रूप से भगवान राम का आशीर्वाद मिलता है। ये हमारा चित्रकूट का क्षेत्र, सतना का पूरा पर्वत अंचल,
विंध्य की वैली, ऐसे में पन्ना, कटनी, सतना, मैहर और रीवा 5 जिलों के अंदर क्षेत्र के लगभग हमारे 2.5 लाख से ज्यादा क्षेत्र में सिंचाई का रकबा होगा। उद्योग और पीने के गांवों के पानी की समस्या का समाधान होगा। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को सिर्फ सिंचाई का साधन नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक बताया। उनका कहना है कि आने वाले समय में इंजीनियरिंग संस्थानों में इस परियोजना का अध्ययन केस स्टडी के रूप में किया जाएगा। इस सुरंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पहली बार नर्मदा का जल गुरुत्वाकर्षण के सहारे गंगा बेसिन के सोन नदी क्षेत्र तक पहुंचेगा। इससे सिंचाई के साथ साथ पेयजल, ग्रामीण विकास और भविष्य में जल विद्युत उत्पादन की संभावनाओं को भी मजबूती मिलेगी। चुनौतियों वाला स्थान है, जैसे मैंने कहा पूरे देश तो क्या दुनिया के लोग इसकी केस स्टडी करने आएंगे, क्योंकि चट्टाने काटने के लिए मशीन तो बनाई जा सकती। खास बात इसी प्रकार के भूकंप में आने के बावजूद भी ये किसी भूकंप से प्रभावित नहीं होगी। अंदर का निर्माण भी 100 साल तक भी यथावत रहेगा, ऐसा कंक्रीट का निर्माण बनाया गया। सभी प्रकार के सुरक्षा के मानकों का ध्यान रखा गया। मुझे संतोष है इस बात का कि ये जो पवित्र कार्य हुआ वाकई ये इंजीनियरिंग का कमाल है। प्रदेश सरकार और माननीय भारत सरकार के माध्यम से दुनिया के लोगों को आकर देखने का और क्षेत्र की बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करने का एक नया संकल्प और नया उदाहरण बने। कटनी की यह सुरंग सिर्फ एक निर्माण परियोजना नहीं बल्कि उस सोच का प्रतीक है जिसमें पानी के जरिए खेत, किसान और पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई पहचान देने की कोशिश की जा रही है। खेती, पेयजल और ग्रामीण विकास के लिहाज से इसे मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में माना जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि यह सुरंग आने वाले वर्षों में इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल।